नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके क्लास में। आज मैं आपको पटवारी एग्जाम का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो गणित से आने वाला है मैथ्स से, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैथ्स है वो बहुत ही मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं जिसको हम लोग आसानी से नहीं सीख पाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आसानी से आपको समझा सकूं। ठीक है, अगर फिर भी आप लोग को समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से उसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिया हूँ कर्णी 3 और यहाँ पर है कर्णी 4 है जिसका पाव मतलब कि घात 3 है। ठीक है, मतलब अंडर रूट वाला। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है और इसका हम लोग को क्या करना है, सही आरोही क्रम में क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, मतलब ये कर्णी वाला जो सवाल है इसका हम लोग को आरोही क्रम बताना है। तो देखिए कोई भी करने वाला जो सवाल होता है उसको आरोही क्रम में बदलने के लिए सबसे जो पहला नियम ये होता है कि उसका जो पावर होता है, अंडर रूट वाला जो पावर होता है, घात होता है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये करनी 3 लगा है। ठीक है, तो इसका घात यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है। ठीक है, तो इसका घात कितना है, 2 है। यहाँ पर करनी 4 है, इसका घात कितना है, 3 है। और यहाँ पर करनी 5 है, इसका घात है 4 है। मतलब इन सभी का जो घात है ये अलग अलग है। तो जब घात उसका अलग अलग होता है तो इसको हम लोग को सेम टू सेम करना पड़ेगा। जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक ना ही हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं और ना ही इसको अवरोही क्रम में। तो इसके लिए घात को सेव करने का एक ही तरीका है, उन घातों का लघुत्तम निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घात क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसका हम लोग निकाल देते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो जब इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, मतलब इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घात को सेम करने के लिए क्या करेंगे कि जो लघुत्तम आया है उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले सभी का घात सेम करेंगे, पहले करनी 3 का करते हैं। ठीक है, तो करनी 3 का घात सेम करने के लिए ऑटोमेटिक जब हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो घात सेम हुआ ऐसा मान लेते हैं और उसके बाद 3 को लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये करनी के अंदर में 3 था, इसको लिख दिए। घात यहाँ 2 था, उसको 12 कर दिए क्योंकि हम लोग लघुत्तम निकाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसका घात है उसी को लघुत्तम को कटा देंगे उसी से। तो यहाँ 2 है तो 2 से इस लघुत्तम यानी कि 12 को कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2×6 = 12 यानी 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 लिख देंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे। तो 3 को 6 बार लिख कर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27×3 = 81, 81×3 = 243 और 243 कितना होता है, 243 गुणा कर देंगे, 3×3 = 9, 3×4 = 12 और 3×2 = 7, मतलब 729। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 729 हो जाएगा और इसका घात 12, इसका घात 12 हो गया। उसके बाद आते हैं अगला जो है करनी 4। ठीक है, करनी 4 है, इसका घात 3 है। इसको जब हम लोग घात बराबर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 12 क्योंकि इसका लघुत्तम, इन सब का लघुत्तम 12 आया था। फिर हम लोग 4 को वापस लिख देंगे और जो घात इसका दिया है 3, इसको इसके लघुत्तम से कटाएंगे तो 3×4 = 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और जब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसका घात भी 12 हो गया और ये हो जाएगा 4×4 = 16, 16×4 = 64 और 64×4 कितना हो जाएगा उसको निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 4×4 = 16 का 6 यहाँ सिला 1 और 4×6 = 24 × 25, 256 हो गया। ये हो गया 256। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये करनी 5 वाले का सॉल्व कर देंगे। ये करनी हो गया 5, इसका पावर है 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग घात को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये 5 और 12 यहाँ पर 4 से कटाएंगे तो ये कितना हो, 4×3 = 12, 3 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 12 आ गया।
5 5 25, 25 5 125। ठीक है, इस टाइप से बन गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब सभी का जो घात है, पावर है, वो सेम हो गया है। इसमें 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा जो करनी वाला है, ठीक है, तो करनी वाला जो संख्या दिया है इसमें, ये बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं छोटा को। तो इसमें छोटा ये वाला है, ठीक है, उसके बाद ये और इसके बाद ये। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगी ये वाला पहला है, तो ये इसको ले लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, ये 5 वाला पहले आएगा, उसके बाद आएगा 4 वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बड़ा ये है और लास्ट बड़ा ये है, सबसे बड़ा। तो उसके बाद सबसे बड़ा वाला लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इस हिसाब से इस क्रम में कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें से है ये सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करनी वाला का जब भी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना रहेगा, तो हम लोग को लघुत्तम निकालेंगे, घात को बराबर करेंगे, उसके बाद ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से करनी वाले को सॉल्व किया जाता है। अब अवरोही क्रम में करना रहता तो सबसे पहले हम लोग बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। इस टाइप से आरोही और अवरोही दोनों क्रम में हम लोग व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। और इसमें हम लोग को देखते हैं कि इसका जो आधार है वो सेम है, मतलब सेम आधार और अलग अलग घात वाले का लघुत्तम कैसे निकालते हैं इसको देखेंगे। तो एकदम सरल है। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें उसका आधार है वो सेम टू सेम रहेगा, घात है वो अलग अलग रहेगा, तो इसमें जो सबसे बड़ा घात वाला कोई भी संख्या रहेगा वही उसका लघुत्तम हो जाएगा। तो इस हिसाब से सीधा ये 25 का घात जो 7 है यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर सवाल थोड़ा चेंज रहता, लघुत्तम समापवर्त के जगह में महत्तम समापवर्त रहता, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर अगर लघुत्तम की जगह महत्तम रहता तो इसमें सबसे छोटा घात वाला आंसर होता, लेकिन जब लघुत्तम रहेगा तो बड़ा वाला होगा, महत्तम में छोटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लघुत्तम पूछा है तो ये बड़ा वाला घात हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित है, यानी कि समय और दूरी से संबंधित है। ठीक है, तो समय और दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन, मतलब कि जो उसका सिलेबस हो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 किलोमीटर लंबा पुल कितने समय में पार कर लेगी। गाड़ी की लंबाई यहाँ पर दिया गया है 500 मीटर। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप से जो क्वेश्चन रहता है जिसमें हम लोग को चाल दिया रहता है, देखिए यहाँ पर ये वाला दिया है चाल, तो जो समय एवं दूरी से जो संबंधित क्वेश्चन रहता है उसमें हमेशा 3 चीज आपको मिलेगा। एक होगा चाल, ठीक है, और दूसरा होगा दूरी, और तीसरा होगा समय। यही 3 चीज हम लोग को खोजना है और एक ही सूत्र में हम लोग को रखना है, वो है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी सूत्र में हम लोग को रख के हम लोग को सॉल्व करना रहता है। तो हमको 3 ही चीज चाहिए, चाल चाहिए, दूरी चाहिए और समय चाहिए। इन्हीं तीनों चीजों को हम लोग को खोजना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चाल देखते हैं कि चाल कहाँ पर है। तो यहाँ पर दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमको चाल मिल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल के जगह में हम लोग 50 रख दिए। और इसका यूनिट को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम इस सूत्र में रखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये इसमें जो मात्रक होते हैं उसको एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग चाल को अभी किलोमीटर प्रति घंटा में रखे हैं, तो जो इसका जो दूरी है वो किलोमीटर में ही होना चाहिए, और घंटा है वो, मतलब यानी समय है वो घंटा में ही रहेगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो गलत आंसर आएगा। यह चाहेंगे तो हम लोग इसको चाल को बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो फिर बाकी को सबको मीटर प्रति सेकंड में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में रख दिया हूँ, तो इस हिसाब से मैं दूरी को किलोमीटर में रख दूंगा
और समय को रख दूंगा घंटा में रख दूंगा, ठीक है। तो उस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को आंसर किस में लाना है, मिनट में लाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चाल को बदल देते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें भी रख के बनाएंगे तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर प्रति आवर दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल देते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का एक सिंपल ट्रिक ये होता है कि उसमें 5/18 का हम लोग को गुणा करना रहता है, ठीक है। 5/18 का जब हम लोग उसमें गुणा करेंगे तो हम आसानी से उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित है, और रेलगाड़ी से जो क्वेश्चन संबंधित है ये है समय और दूरी से संबंधित। और जब भी हम लोग समय और दूरी से क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके लिए हर एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं सभी कॉन्सेप्ट को नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को सभी कॉन्सेप्ट को समझना है समय एवं दूरी से संबंधित, तो यहाँ पर आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट आप लोग करेंगे तो मैं पूरा अच्छे से समय और दूरी से संबंधित जो सवाल होता है उसको कैसे बनाते हैं उसको ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 किलोमीटर लंबा पुल कितने समय में पार कर लेगी। तो इसमें हम लोग को गाड़ी की लंबाई यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये समय एवं दूरी से संबंधित सवाल है। तो समय एवं दूरी से जो संबंधित सवाल होता है उसमें हम लोग को 3 चीज हमेशा खोजना रहता है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज खोजेंगे, सबसे पहले हम लोग को खोजेंगे चाल, उसके बाद हम लोग खोजेंगे दूरी, और उसके बाद हम लोग को खोजना पड़ेगा समय। ये 3 चीज ही हम लोग को खोजना रहता है, और इन्हीं तीनों का यूज करके हम लोग को सॉल्व करना रहता है। तो देखिए इन तीनों को अगर हम लोग को मिल जाता है, इनमें से कोई एक गायब रहेगा तो उसको हम लोग को निकालना रहता है, फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पर निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही सूत्र हम लोग को लगाना रहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, पहला काम यही करना है कि सबसे पहले चाल दूरी समय ये सब फाइंड आउट करेंगे, और जो नहीं मालूम रहेगा उसको x मान लेंगे। और दूसरा काम ये करना रहेगा कि हम लोग को यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय में रख देंगे, जो भी चीज़ हम लोग को दिया है और नहीं दिया है उसको x मान के। और तीसरा काम हम लोग को ये करना है कि जब हम लोग इस सूत्र में रखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हम लोग को यूनिट का हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे चाल यहाँ पर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो ये किलोमीटर है दूरी का मात्रक है, घंटा है वो समय का मात्रक है। इस हिसाब से अगर हम लोग इसको रख देंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पर चाल के जगह रखेंगे, तो दूरी को हम लोग को किलोमीटर में ही रखना पड़ेगा और समय को घंटा में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में है। अगर हम लोग इसको बदल के मीटर प्रति सेकंड में हम लोग को रखेंगे, तो जब मीटर प्रति सेकंड में चाल रहेगा तो दूरी को हम लोग मीटर में रखना पड़ेगा फिर, और जो समय है उसको हम लोग को सेकंड में रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग को चाल बराबर दूरी बटे समय में सभी यूनिट एक समान हो इस टाइप से रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बदलने का नियम होता है, तो जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आप लोग को उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस सूत्र में रखेंगे। सबसे पहले खोजेंगे चाल कहाँ है। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर
प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो इसका चाल हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग चाल को रख देते हैं। लेकिन हम चाल को अब देखेंगे कि इसका यूनिट किस में रखना है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे। तो बाकी जो चीज दिया हुआ है वो किस में है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 2 किलोमीटर लंबा पुल कितने समय में पार करेगा। यहाँ पर 2 किलोमीटर लंबा पुल दिया है, तो किलोमीटर में ही दिया है, तो हम लोग किलोमीटर में ही रहने देते हैं, मतलब चाल को इसी में रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चाल के जगह में रख दिए 50। ठीक है, बराबर का बराबर। उसके बाद ऊपर में रखना है दूरी। तो दूरी को समझने के लिए देखिए, दूरी हम लोग को कैसे निकालना है ये समझ लेते हैं। जब कोई रेलगाड़ी, ठीक है, कोई भी ट्रेन होता है, रेलगाड़ी होता है, किसी दूसरे ट्रेन को पार करता है, तो उसमें जो कुल दूरी होता है वो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होता है। अगर हम लोग दोनों ट्रेन को जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकल जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और अगर कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगा तो रेलगाड़ी का लंबाई और पुल का लंबाई दोनों को जोड़ने से हम लोग को कुल दूरी निकलेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। ठीक है, कुल दूरी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इसको हम लोग गलती करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा चाल से रख रहा है, चाल रख दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुल को पार कर रहा है, तो हम लोग को कुल दूरी में पुल का लंबाई को भी लेंगे और ट्रेन का लंबाई को लेंगे, दोनों को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुल को पार कर रहा है। लेकिन किसी रेलगाड़ी को पार करता है तो हम लोग रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग कुल जोड़ के हम लोग को कुल दूरी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका कुल दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि दूरी की जगह में रखेंगे। तो दूरी की जगह में यहाँ 2 किलोमीटर दिया है, जो कि किसका लंबाई है, ये पुल का लंबाई है। और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी दिया है 500 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर में है या मीटर में है, तो इसको, ये तो किलोमीटर में, हम लोग चाल को भी किलोमीटर में रखे हैं, तो इसको भी किलोमीटर में बदल देंगे। तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे, मतलब इसमें 1000 का भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग रख देते हैं पुल की लंबाई प्लस यहाँ पर रख देंगे ट्रेन की लंबाई, है ना, क्योंकि यही उसका कुल दूरी होगा। और समय हम लोग को तो निकालना है, तो समय को मान लेंगे 100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। अब जब इसको यहाँ भेज देंगे 100 को, और 50 को यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 50 को यहाँ भेजेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर 1 से यहाँ आ जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा किस में आएगा, आंसर आएगा घंटा में आएगा, क्योंकि हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में रखे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंसर, जो ऑप्शन दिया है मिनट में दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में 60 का गुणा कर देंगे, ये मिनट में बदल जाएगा। तो 0 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद इसको गुणा कर देंगे, तो 2.5 गुणित 6 बटे 5 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, और 6 दूने 12, 13, 14, 15 हो गया। ठीक है, एक के बाद दशमलव यहाँ डाल देंगे, और ये 5, मतलब ये हो गया 15 बटे 5, तो 5 3 15, यानी कि आंसर कितना आ गया, 3 मिनट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग जो समय एवं दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी समय एवं दूरी से संबंधित क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम काम वही करेंगे, हमको चाल चाहिए, दूरी चाहिए, और क्या चाहिए, समय चाहिए। 40 में कितना दिया है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल चाल दिया है। ठीक है, 100 मीटर और 75 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी है, मतलब इसमें 2 रेलगाड़ी दिया गया है, जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब क्रमशः है, मतलब 100 वाले का, 100 मीटर लंबा जो रेलगाड़ी है उसका चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 75 मीटर है उसका चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में। ठीक है, तो चाल इसमें 2 दिया है, तो 2 चाल दिया रहता है, तो उसका हम लोग को कुल चाल निकालना पड़ता है। ठीक है, और कुल चाल कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको चाल चाहिए, दूरी चाहिए और समय चाहिए।
तो कुल चाल कैसे निकालेंगे? कुल चाल निकालने का सिंपल एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएगा तो हमको दोनों चाल को माइनस करना पड़ेगा, और विपरीत दिशा में रहेगा तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा दोनों चाल को। तो यहाँ पर देखिए एक ही दिशा में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो बड़ा वाला कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कम चाल कौन सा है 54 किलोमीटर है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा जो कुल चाल है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 72 में 54 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, मतलब 18। यानी कि हमारा जो चाल कितना आ गया, चाल आ गया 18, और इसका यूनिट क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी चीज को देख लेते हैं वो किस में दिया है। यहाँ पर जो लंबाई है मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है। तो अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में रखेंगे और यहाँ पर ये मीटर में है, ठीक है, तो हमारा आंसर है वो गलत आ जाएगा। हमको सभी का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आंसर है वो सेकेंड या मिनट में आएगा, तो इससे अच्छा है हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चाल यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने का एकदम सिंपल ट्रिक है कि 5/18 का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का ट्रिक यह है कि 5/18 का जब हम लोग गुणा करते हैं तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, और मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक याद होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड में ये बदल गया। ठीक है, चाल हम लोग को मिल गया। ठीक है, पहला काम कंप्लीट। दूसरा काम हमको दूरी चाहिए। दूरी कितना है, तो मैं आपको बताया था कि जब दो रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करते हैं तो कुल दूरी हमेशा दोनों रेलगाड़ी की कुल लंबाई होता है। अगर रेलगाड़ी होता है किसी पुल को पार करता है तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों का योग कुल दूरी होता है। अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगा तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई ही उसका कुल दूरी कहलाएगा, और अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो उसका कुल दूरी सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई रहेगा। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि हमको यही 3 चीज हमेशा खोजना रहता है, चाल, दूरी और समय चाहिए। तो हम लोग को चाल निकाल लिए। चाल निकालने का ट्रिक वही है, एक ही दिशा में रहेगा तो माइनस करना है, और विपरीत दिशा में रहेगा तो प्लस करना है, तो हम लोग को चाल निकल जाएगा। यूनिट यहाँ चेंज कर लिए तो हमारा चाल निकल गया। दूरी हम लोग को दूरी अब हम लोग को निकालना है। तो देखें, 2 रेलगाड़ी है, तो 2 रेलगाड़ी में हमेशा जब दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो कुल दूरी हमारा दोनों की लंबाई कुल होगा। तो यहाँ पर कुल दूरी भी हम लोग को निकाल लेते हैं। तो दूरी कितना हो जाएगा, 100 और 75 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 175 मीटर। तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर प्रति सेकंड है, कोई समस्या नहीं होगा। अब हम लोग को सब चीज पता चल गया, हम लोग को कितना देर में पार करेगा, मतलब समय निकालना है। समय को 1 मान लेंगे और फार्मूला में इसी में रख देते हैं। ठीक है, तो चाल के जगह में रख दिए हम लोग 5। चाल बराबर दूरी हो गया 175, और उसके बाद हमारा समय 1 मान लेंगे। 1 से इधर चल देगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 175/5। सॉल्व कर देंगे, इसको कटा देंगे, 5 कम 5, 5 या 15 और 2 बचेगा, 5 5 25, यानी कि आंसर कितना है 35 सेकेंड आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए हैं तो समय हमेशा सेकंड में ही आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 35 सेकंड। ठीक है, इस टाइप से समय एवं दूरी से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है, और हमको निकालना है x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग का मान। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल ट्रिक है कि जब x प्लस 1/x का मान दिया रहता है तो जब इसी में, ठीक है, मतलब x प्लस 1/x का वर्ग करके इसमें 2 माइनस कर देते हैं तो हमको x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग का मान निकल जाता है ना। इतना करने पर हमारा आंसर क्या, किसका मान निकलेगा, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग का मान। तो हम लोग बस इतना ही कर देंगे, तो इतना का तो मान दिया हुआ है, तो इसके जगह हम लोग रख देंगे 5, मतलब 5 का वर्ग माइनस 2 तो रखना ही है। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 25 - 2 बराबर 23।
तो ये सिंपल ट्रिक है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 23। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को x यानी कि बहुपद के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग को लघुत्तम निकालना रहता है, ठीक है। बीजी व्यंजक है तो इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने का सिंपल जो पुराने वाला तरीका है वही तरीका हम लोग आसानी से अपनाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पुराने तरीका से ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बनाकर आपको बताता हूँ। तो इस टाइप से बचपन में पढ़े थे वही तरीका हम लोग लगाएंगे यहाँ भी। अभी भी छोटे बच्चे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो चलो लगाते हैं। एक्स का वर्ग माइनस एक्स वाई, ये हो गया पहला। और उसके बाद है वाई का वर्ग माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो ठो जो अंक है यानी संख्या है, जो भी है बीजी व्यंजक है दिया गया है, इनका हम लोग को निकालना है लघुत्तम। तो अब हम लोग इसको कटाएंगे, जैसे हम लोग लघुत्तम में संख्याओं को कटा कर निकालते थे वही काम करेंगे। इसमें निकालने का कटाने का मतलब हुआ इसमें कॉमन निकालना, उभयनिष्ठ निकालना रहता है, ठीक है। तो अगर एक ठो में भी निकलेगा तब भी निकाल देंगे, क्योंकि लघुत्तम में अगर एक ठो में निकलता है तब भी हम लोग कटाते हैं संख्या में, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी करेंगे। अगर दोनों में, यहाँ पर दो ठो है ना, ये पहला हो गया यहाँ तक, ये दूसरा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ एक पहला है, पहला व्यंजक है, ये दूसरा है, ठीक है। तो दोनों में किसी में भी अगर कॉमन निकलेगा तो निकाल देंगे, दोनों में निकलेगा तो तब भी निकालेंगे, किसी एक में निकलेगा तब भी निकालेंगे। बस यही है तरीका लघुत्तम निकालने का। बाकी जो भी आएगा लास्ट में गुणा कर देंगे। अगर महत्तम रहता तो महत्तम में हम लोग क्या करते, दोनों में निकलता तभी निकालते, और एक ठो में निकलता एक ठो में नहीं निकलता तो नहीं निकालते, अब बाकी जो आता गुणा कर देते। बस यही अंतर है लघुत्तम और महत्तम में। तो यहाँ पर एक ठो में भी अगर होगा तब भी निकाल देंगे। तो चलो निकालते हैं। देखिए यहाँ इसमें देखेंगे तो एक्स दोनों में है, ठीक है। ये वाला में देखेंगे तो एक्स इसमें भी है, क्योंकि ये एक पूरा एक पद है, ठीक है, मतलब द्विपद वाला है, ठीक है, व्यंजक। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स कॉमन निकलेगा तो इसमें एक्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक्स निकलेगा तो क्या बच गया, यहाँ पर एक एक्स निकाल गया तो एक ठो एक्स बचा, यहाँ पर एक्स निकल गया तो वाई बचा। इसमें हो गया, इसमें क्या निकलेगा, एक्स नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसी कैसे उतार देते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला काम। नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट काम देखेंगे कि और किस में कॉमन निकल सकता है। इसमें तो और नहीं निकलेगा, इसमें देखते हैं, इसमें वाई निकलेगा तो वाई भी निकाल देते हैं। तो इसमें तो नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे उतार देते हैं। तो यहाँ पर y निकल गया तो एक तो y बचा, और यहाँ पर x बचेगा, y निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x माइनस वाई है, y माइनस एक्स है, तो इसको सेम टू सेम कर सकते हैं, माइनस बाहर निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई ही रखते हैं इसको, और ये माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये भी x माइनस वाई हो जाएगा, सेम टू सेम। x माइनस वाई इसमें भी, x माइनस वाई इसमें भी है, तो इसको भी कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर -1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस को भी निकाल देते हैं, -1 निकलेगा तो यहाँ +1, यहाँ +1। तो लास्ट में 1 1 लाना रहता है, हम लोग ले आए, और लास्ट में इधर जितने भी रहेगा सबको गुणा कर देंगे। तो x गुणित y गुणित यहाँ पर कर देंगे x माइनस वाई गुणित -1। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस एक्स वाई, और ये हो जाएगा x माइनस वाई। ये आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर ये है। तो इस टाइप से लघुत्तम निकाला जाता है। महत्तम भी सेम ऐसे ही हम लोग को निकालना रहता है, लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना रहता है कि जब दोनों में कॉमन निकलेगा, जितने भी व्यंजक दिया रहेगा उन दोनों में निकलेगा तभी हम लोग को निकालना है, नहीं तो नहीं निकालेंगे, और जितना भी आ रहा है उसको गुणा कर देंगे। तो बस यही है, लघुत्तम और महत्तम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये घातांक से संबंधित क्वेश्चन है, और इसमें n का वैल्यू निकालना रहता है। तो घातांक के सभी नियम याद रहेगा तभी बना पाओगे, ठीक है। तो घातांक के जितने भी है, मल्टीप्लाई वाला नियम है, भाग वाला नियम है, तो सभी नियम अगर मालूम रहेगा तभी बना पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को सभी नियम मालूम है, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को उसको भी समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 का घात n प्लस 4 है, और यहाँ पर है 2 का घात n प्लस 2 है, ठीक है। इनको हम लोग पहले अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बराबर 3 दिया है, फिर इसको सॉल्व करके इनका मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब प्लस है
2 का घात n+2 है, मतलब यहाँ पर घात है वो जुड़ा हुआ है, तो जब घात जुड़ा रहता है तो आधार हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। तो हम वही ट्रिक अपनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 का घात n, गुणित लिख सकते हैं 2 का घात 4। ठीक है, ये घटांक के नियम है, क्योंकि गुणा रहता है तो जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो कंफर्म है कि ये जो आधार है वो गुणा के रूप में रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी प्लस में है तो यहाँ भी ये गुणा के रूप में हो जाएगा, ऐसे 2 का घात 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि 2 का घात n, 2 का घात n दोनों में कॉमन है, दोनों पद में इसको कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 का घात 4 माइनस 2 का घात 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 का घात n, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 4 बार लिख के इसको गुणा कर देंगे, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, ये हो गया 16। और इसको गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 2 का घात n, और 16 में 4 गया तो हो जाएगा ये 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया, और इसके बराबर में 3 दिया है, इसको लेके चलेंगे तभी हमारा समीकरण सॉल्व होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 12 है, ठीक है, इसके साथ क्या है, गुणा है। जब हम लोग दूसरे साइड भेजेंगे समीकरण में तो क्या होता है, गुणा होता है, उधर जाके भाग बन जाता है। तो 2 का घात n है, इधर साइड गया तो 3/12 बन जाएगा, इसको कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, इसको क्योंकि हम लोग को पावर यानी कि घात का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जब घात का मान निकालना रहता है इसको भी घातांक में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/4 दिया है, तो 4 को हम लोग यहाँ पर देखिए आधार 2 है, इसको भी 2 के रूप में ही लिख लेंगे। तो 2 के रूप में लिखेंगे तो 2 का घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 में 4 होता है। ठीक है, हम लोग का इसको आधार सेम कर लिए। आधार सेम करना जरूरी होता है जब हम लोग घात वाले का वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लिए। और उसके बाद यहाँ भी एक नियम रहता है, जब 1/, के रूप में रहता है तो उसको घात होता है माइनस में हो जाता है, ये भी घातांक का नियम है, तो इसको भी रख देते हैं। तो 2 का पावर -2 हो गया। अब देखिए, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, आधार आधार सेम है, तो जो घात का वैल्यू कितना आ रहा है, n = -2, तो आंसर कितना हो जाएगा, -2। तो इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये नियम घातांक का कुछ नियम है, अगर नियम याद रहेगा तभी ये बन पाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को नियम मालूम होगा, तो इस टाइप से आप लोग को बनाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो चाय की खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि खर्च यथावत रहे। मतलब कि अगर चाय की कीमत 10% अगर कम हो जाता है तो हमको खर्चा मतलब खपत जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कितना % बढ़ाना है ना, ताकि उसका खर्च यथावत रहे। जो खर्च हो रहा है उतना ही खर्च रखना है, लेकिन मात्रा को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि कमी हुआ है तो सस्ता में मिलने से ज़्यादा खर्च करते हैं सभी लोग, वही तरीका हम लोग को करना है। ठीक है, चाय मिलेगा सस्ता में तो चाय पियेंगे ज़्यादा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 10% कमी हो रहा है, तो 10% हम लोग को जब परसेंट वाला ज़्यादातर सॉल्व करना रहता है इस टाइप से क्वेश्चन, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो वास्तविक जो वैल्यू होता है वो 100 होता है, ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10% कमी होता है, खपत है, ठीक है, मतलब खर्च है, चाय के जो मूल्य है वो 10% की कमी हो जा रहा है। तो पहले ये मान के चलते हैं कि 100% खर्चा था, है ना, 100% में चाय मिलता था, तो 10% कम हो गया, तो अब मान के चलते हैं कि 90 हो गया। ठीक है, कितना कुल वैल्यू हो गया, 90। तो जो कुल वैल्यू 100 था लेकिन कम होने से वो 90 हो गया। तो हमको एक ही नियम अपनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जिस चीज का हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है, मतलब जो चीज हम लोग को दिया है उसको ऊपर में लिख देंगे, कुल वैल्यू नीचे में लिखेंगे, बीच में 100 का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल वैल्यू 90 हो गया, क्योंकि 10% कम हो रहा है तो यहाँ 90, और कितना % कम हो रहा है, 10, और इसको सॉल्व कर देंगे, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, मतलब क्या किए हम लोग, 10% कमी था तो उसको ऊपर में लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इतना वृद्धि हो रहा है, ठीक है, कितना % वृद्धि हुआ उसको निकालना है, तो 10% कमी से ये 90 हो गया, 100 में 10 कम हो गया, बस इतना ही करके निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 0 0 कैंसल,
1/9 हो जाएगा और ये 100। अब इसको कटा देते हैं, ठीक है, 9 से ही कटेगा। 9 एकम 9, एक बचा, 9 एकम 9 और एक बच जाएगा, है ना। तो इसको सही बटा में कैसे लिखेंगे, 11 से 1/9%। तो ये पहला वाला इसका आंसर है। बस इतना एकदम छोटा सा है, बस इसको समझना है। जब भी कि जितना भी परसेंट कमी रहेगा या वृद्धि रहेगा, जो भी चीज रहेगा हमेशा उसको ऊपर में लिख देना। अगर इसमें वृद्धि दिया रहा था पहले तो इसमें 110 हो जाता, समझिए, ठीक है। ये 10% जितना परसेंट रहता है उसको जोड़ देते, और कमी बोला है तो माइनस कर देंगे। बाकी बीच में 100 का गुणा करके सॉल्व कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला है वर्गमूल निकालने और घनमूल निकालने वाला जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर यह है कि इसमें दशमलव वाला है, तो दशमलव वाला भी निकालना एकदम सरल है, बच्चों का खेल है, छोटे बच्चे भी बना लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो संख्या दिया गया है इसमें सबसे पहले घनमूल का साइन लगा है, उसके बाद वर्गमूल का लगा है। तो सबसे पहले हम लोग घनमूल निकालेंगे, क्योंकि घनमूल का पहले है, उसके बाद निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी कुछ भी निकालेंगे तो जोड़ा बनाना जरूरी होता है, क्योंकि दशमलव वाले में जोड़ा बनाने से हम लोग को एक चीज हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने ठो अंक का आंसर बनेगा। तो यहाँ पर घनमूल पहले निकालना पड़ेगा ना। तो घनमूल निकालने के लिए देखिए, घनमूल जब निकालेंगे तो हम लोग को 3-3 का जोड़ा बनाना पड़ता है उसमें। तो हम यहीं से लास्ट साइड से हम लोग 3-3 का जोड़ा बना देते हैं। एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा बनेगा, और यहाँ पर लास्ट में जितना बचेगा उसको एक जोड़ा मान लेंगे। इससे हम लोग को ये पता चल गया कि जो हमारा आंसर है वो 3 जोड़ा का रहेगा, है ना। 3 अंक का आंसर बनेगा, इतना क्लियर हो गया। और बाकी 0-0 को छोड़कर, इधर जो स्टार्टिंग में 0 है उसको छोड़कर जो मेन अंक है उसी का हम लोग को निकाल देंगे। बस हम लोग को इतना तो क्लियर हो गया कि आंसर है वो 3 अंक का निकलेगा, बस। और उसके बाद जो भी हम लोग को जो मेन संख्या दिया है 0-0 को छोड़कर उसी का निकाल देना है। उसके बाद कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये 2 से कटेगा, ठीक है। ये 2 2 4, 2 शून्य शून्य, 2 चौक 8, 1 और 2 8 16 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 2 4, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 5 6 10, 2 एकम 2, 2 2 4। फिर 2 से कटेगा, 2 2 2 4, 1, 2 5 6 10, 1, 2 छक्का 12, ये भी हो गया। 2 एकम 2, 2 9 4, 1, 2 8 16, 2 से कट रहा है, फिर 2 से कटा देते हैं। 2 छक्का 12, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से कटा देते हैं, 2 टी 6, 2 2 4, फिर कटा देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से कटा देंगे, 2 8 16, 2 से कटा देंगे, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से कटा देंगे 2, फिर एक बार 2 से कटाएंगे। तो देख लेते हैं कितने ठो 3-3 का जोड़ा बनाना है। 3-3 का जोड़ा देखते हैं, यहाँ से नीचे से चेक करते हैं। यहाँ एक जोड़ा बन गया, और यहाँ हो गया 2 जोड़ा, यहाँ से हो गया 3 जोड़ा, यहाँ से हो गया 4 जोड़ा, मतलब 2 का 4 जोड़ा बन रहा है, ठीक है। ये 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब 16 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं बताया था जब जोड़ा बनाए थे 3 अंक का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 अंक का बना। तो हम शुरू में एक 0 डाल देंगे, और चूंकि यह दशमलव वाला है तो यहाँ पर दशमलव डाल देंगे। बस इतना ही करना है, आसानी से हो गया पहला काम। फिर इसके ये 0.16 से तो हो गया। अब इसके ऊपर में ये वाला जो साइन था, है ना, 3-3 जोड़ा वाला, वो तो हट गया क्योंकि उसको सॉल्व कर लिए। अब लेकिन ये ऊपर वाला तो बचा है, तो ऊपर वाले का तो कहना सबको मानना पड़ता है ना। ऊपर वाले का आज्ञा का पालन भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला बोल रहा है कि वर्गमूल निकालो, तो वर्गमूल निकाल देंगे। तो 0.16 है, अब इसका निकाल देंगे वर्गमूल। वर्गमूल मतलब कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 2 का जोड़ा बनाने से पहले पहले जोड़ा बना लेते हैं, 1 और 2, है ना। 2 2 का जोड़ा लास्ट से बनाए तो एक का तो बन गया, पूरा एक का नहीं बनेगा, तब भी उसको एक जोड़ा मान लेंगे। तो इसका हम लोग को ये मतलब कि पता चलता है कि आंसर है वो 2 अंक का आएगा, ठीक है। तो 2 अंक का आएगा, तो इतना में ही हम लोग देख के बता सकते हैं। इसमें 3 अंक है, इसमें 1 2 3 4 अंक है इसमें, तो ये वाला हो सकता है इसे, है ना। लेकिन ये तो तुक्का हो गया, गलत भी हो सकता है ना। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर है 0 को छोड़ देंगे, बाकी सभी अंक निकाल देंगे। 16 है, तो इसका हम लोग को वर्गमूल निकाल देते हैं। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 2 4, जोड़ा बना लेते हैं 2 2 का, क्योंकि वर्गमूल है तो 2 जोड़ा बन रहे हैं। तो 2 2 4 हमारा आया 4, लेकिन
हम लोग जोड़ा बनाए थे तो 2 अंक का बन रहा था, तो 2 अंक का बनाना पड़ेगा, तो शुरू में डाल देंगे 0 और दशमलव वाला है तो दशमलव, तो हमारा आंसर आ गया 0.4, यानी कि यही वाला आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से दशमलव वाले का वर्गमूल और घरमूल निकाला जाता है आसानी से। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वाला, रेडियो यानी कि लाभ हानि। तो लाभ हानि का हम लोग को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। ठीक है, तो लाभ हानि के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ पर बोल रहा है कोई रेडियो 15% के लाभ पर 851 रुपये में बिकता है, यदि वह 888 रुपये में बिकता तो परसेंट लाभ क्या होता। देखिए इसमें कल्पना वाली है। पहला स्थिति ये था कि जो रेडियो है वो 15% लाभ पे बेचा गया, और जब 15% लाभ पे बेचा गया तो कितना रुपया हम लोग कितना में बेचे हैं 851, तो इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है ये। ठीक है, विक्रय मूल्य है, ये इतना परसेंट लाभ है तो ये लाभ का परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हम लोग को मालूम होना चाहिए। और यदि वह इतना रुपये में बिकता, ये कल्पना कर रहे हैं इतना बिकता, तो ये हमारा जो कल्पना वाला विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये लास्ट में यूज होता है। जो काल्पनिक होता है कितना हुआ रहता तो क्या होता, ऐसा वाला जो विक्रय मूल्य रहता है वो अनुमान वाला होता है, वो लास्ट में सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर जो अनुमान वाले से हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंट में लाभ निकालेंगे। ठीक है, परसेंट में लाभ वास्तविक वाला दिया हुआ है, वास्तविक विक्रय मूल्य दिया है, और अनुमान में विक्रय मूल्य दिया है, अनुमान में हम लोग को लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज हम लोग को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो है क्रय मूल्य, यानी कि कितना में खरीदे हैं ये पता नहीं चल रहा है। और जब तक क्रय मूल्य पता नहीं चलता है तब तक हम लोग को लाभ हानि वाला क्वेश्चन हम लोग को बनता ही नहीं है। तो क्रय मूल्य जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो क्रय मूल्य हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं, तो जो परसेंट वाला जो दिया रहता है उसी का यूज ज्यादातर किया जाता है क्रय मूल्य निकालने के लिए, या जो चीज गायब रहता है। तो हम लोग को देखिए सूत्र भी याद करना बहुत ज्यादा सरल होता है, कि जैसे हम लोग को लाभ प्रतिशत का सूत्र याद करना है तो हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत यानी लाभ का निकाल रहे हैं तो लाभ को ऊपर में लिख दो, जिसका सूत्र बनाना है उसको ऊपर में लिख दो, बटे कुल वैल्यू। कुल वैल्यू हमेशा लाभ हानि के संदर्भ में हमेशा क्रय मूल्य ही कुल वैल्यू होता है, यानी नीचे में क्रय मूल्य ही आएगा, है ना। लाभ हानि जब भी सॉल्व करेंगे नीचे में क्रय मूल्य ही लिखेंगे और ऊपर में लाभ, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। उसी प्रकार मान लो हानि प्रतिशत निकालना रहता है ना, हालांकि इसमें बोला नहीं है, तो उसमें भी वही काम करते हैं, जिसका निकालना है ऊपर में और कुल वैल्यू नीचे में, तो कुल वैल्यू तो क्रय मूल्य होगा, है ना, और बीच में 100 का गुणा। तो इस टाइप से सूत्र याद करना बहुत सरल है। तो ये हमारा सूत्र हो गया। तो हम लोग लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ वाला का यूज करेंगे, तो लाभ प्रतिशत के जगह में रख देंगे 15 बराबर, लाभ हम लोग को नहीं मालूम, लाभ तो दिया नहीं है लेकिन विक्रय मूल्य दिया है, तो और हम लोग को क्रय मूल्य की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग को क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं 1 से मान लेते हैं, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे तभी हम लोग का सॉल्व हो पाएगा। तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल देंगे। तो अब हम लोग को क्या क्या पता चल गया, क्रय मूल्य को 1 से मान लिए, विक्रय मूल्य दिया है तो लाभ तो निकाल देंगे। तो लाभ कब कब होता है हम लोग को, लाभ लाभ हम लोग को तभी होता है जब ज्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो लाभ पता चलता है। तो यहाँ पर लाभ को हटा के सूत्र में चेंजेस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे, और नीचे में लिख देंगे क्रय मूल्य। ठीक है, बीच में 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 बराबर, विक्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है, वास्तविक विक्रय मूल्य को ही लेके बनाएंगे अभी। ठीक है, बाद में काल्पनिक वाला को बनाएंगे। और यहाँ पर क्रय मूल्य को 1 माना है, ये 1 हो गया और गुणित 100, इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 से उधर चल देगा तो ये हो जाएगा 15x, और इसमें से 100 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें डबल जीरो आ जाएगा और ये हो जाएगा 100x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब x को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x और ये प्लस 100x हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 85100। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 115x हो जाएगा और इसको इतना ही रहेगा ये, अब इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर ये भाग हो जाएगा, तो हम कर देंगे इसको भाग। ठीक है, अब कटा देते हैं, 5 से तो कटेगा ही,
तो 5 दूने 10 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5 तिये 15, और इसको 5 से फिर कटा देंगे, 5 कम 5, और कितना बचेगा 3, तो 5 7 35। फिर यहाँ पर एक साथ बीच में तो 2 कटा नहीं सकते, तो हम लोग पहले शून्यम पहाड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर 5 दूने 10, फिर 5 शून्यम शून्य, इतना आ गया, ठीक है। अब ये तो 23 दिया है, 23 तो किसी से कटता नहीं है, तो हम इसको 23 से ही कटा देंगे, ठीक है। 23 का पहाड़ा मालूम नहीं है, तुक्का लगाएंगे। तो तुक्का क्या करेंगे,